सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रकाश जांगीड़ आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित जाबिर हुसैन जी का संस्मरण, जो कि डायरी शैली में लिखा गया है, सांवले सपनों की याद, इस पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे और साथ ही इस पाठ से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सांवले सपनों की याद। साथियों, सबसे पहले हम लेखक परिचय जानेंगे और सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में यानी 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 यानी 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने और सन 1995 यानी 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित, प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनय प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। यानी साथियों, जाबिर हुसैन जी ने अपने साहित्य में आम आदमी के संघर्षों को व्यक्त किया है और उन्होंने मुख्य रूप से डायरी विधा में जो है अपनी लेखनी चलाई है और एक अभिनय प्रयोग किया है। ठीक है, अब हम पाठ के बारे में जानेंगे। पाठ के बारे में, प्रस्तुत पाठ यानी सांवले सपनों की याद जो पाठ है, जून 1987 यानी 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। साथियों, यह पहला प्रश्न बनता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सांवले सपनों की याद हिंदी गद्य विधा की किस विधा के अंतर्गत आता है और किस शैली में लिखा गया है। तब हमें जवाब देना है यह हिंदी गद्य विधा की संस्मरण विधा है और डायरी शैली में लिखा गया है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है और यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। यानी मुख्य रूप से साथियों, इस पाठ में जाबिर हुसैन जी ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के जीवन का वर्णन किया है, उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। सालिम अली की जो है मृत्यु हो गई थी जून 1987 में। उनकी मृत्यु से उत्पन्न दुख को उन्होंने एक डायरी शैली में संस्मरण विधा के रूप में सांवले सपनों की याद शीर्षक देकर लिखा है। ठीक है, अब हम पाठ को पढ़ेंगे और पाठ के बारे में विस्तृत जो है चर्चा करेंगे। पाठ कुछ इस प्रकार है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। साथियों, परिंदों अर्थात पक्षी शब्दार्थ दे रखा है। खूबसूरत पंखों अर्थात पंख पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम। हुजूम का अर्थ होता है समूह या झुंड। मौत की खामोश यानी चुपचाप, वादी यानी घाटी, खामोश यानी चुपचाप या शांत घाटी की तरफ अग्रसर है। अग्रसर यानी आगे बढ़ रहा है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है।
साथियों, लेखक कह रहा है कि सुनहरे पक्षियों के खूबसूरत पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड मृत्यु रूपी शांत घाटी की ओर बढ़ रहा है। यानी यहाँ पर सालिम अली की मृत्यु का वर्णन किया जा रहा है। उनकी अंतिम सैया जो है अंतिम संस्कार के लिए ले जाई जा रही हैं। तो वहाँ पर लेखक यह वर्णन कर रहा है कि जो है वह एक सांवले सपनों का एक हुजूम की तरह, एक झुंड की तरह वह जो है मौत की ओर अग्रसर हैं, मौत की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। यानी इस परम सत्य को रोकना किसी के लिए भी संभव नहीं है। यानी मृत्यु को कोई भी रोक नहीं सकता है। एक हुजूम में आगे आगे चल इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। यानी सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है और उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें ले जाया जा रहा है, जिनमें वह सबसे आगे हैं। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। यानी यहाँ पर साथियों सालिम अली जो हैं अपने कंधों पर सफर करने वाले यात्रियों की भांति उस सफर पर चल पड़े हैं जिसका अब अंत न होगा। यानी वह वापस लौट कर नहीं आएंगे उस सफर से, क्योंकि मृत्यु जो है वह शाश्वत है, जिसको प्राप्त होती हैं वह वापस लौट कर नहीं आता है। यह एक अंतहीन सफर है जिसका कोई अंत नहीं कि वापस लौट कर आ जाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। लेखक कहता है कि इस बार जो सालिम अली का जो सफर है वह उनकी पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। यह सफर जो है पिछले तमाम सफरों से भिन्न इसलिए है क्योंकि जब हम आगे पार्ट में पढ़ेंगे कि पहले जब सालिम अली सफर पर निकलते थे तो उनके गले में एक दूरबीन होती थी और उस दूरबीन के माध्यम से वह जो है गले में लटकाए जो है दुर्लभ जानकारियों के साथ वापस लौटते थे। पर इस बार जो है उनका सफर अंतहीन सफर है, जो कि वापस लौटकर वो नहीं आ सकते हैं। बाकी सफर से उनका यह सफर अलग है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। आखिरी पलायन यानी उनका यह अंतिम रवानगी है, वह मृत्यु है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत यानी हल्का बुखार यानी गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गाएगा। साथियों, यहाँ पर जो है यहाँ से लगाकर यहाँ तक इस पैराग्राफ का अर्थ है कि सालिम अली जो हैं एक अनूठे पक्षी प्रेमी थे। लेखक ने उनकी तुलना जो है एक ऐसे पक्षी से की है जो अपने जीवन की लंबी यात्रा करके मौत की गोदी में सो गया हो। यानी आखिरी गीत गाने के बाद वह मौत की गोदी में सो गया हो। इस पक्षी अर्थात जो है सालिम अली को दूसरों के शरीर की गर्मी यानी कोई अपने जिस्म की हरारत यानी अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की या उनके शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी जीवित नहीं किया जा सकता। ठीक है साथियों, सालिम अली का सपना था पक्षी प्रेमी बनना, जो कि एक मौलिक सपना था। इसके कारण उन्हें दोबारा वापस नहीं बुलाया जा सकता, अर्थात किसी का दिया हुआ नहीं था, वह उनका स्वयं का सपना था, मौलिक सपना था। और यह पक्षी अर्थात सालिम अली जो है किसी की भी धड़कन से जिंदा नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे हैं। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। यहाँ पर साथियों लेखक ने मनुष्यों की भूल बताया है कि लोग जो हैं पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबिशारों अर्थात तालाबों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं।
यानी वह प्रकृति की छटा नहीं मानते हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं और उनके विनाश में लगे रहते हैं। वो केवल जो है आदमी की नज़र से उसे देखते हैं, प्रकृति के सौंदर्य की नज़र से उसे नहीं देखते। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। सोता यानी होता है झरना। यानी यहाँ पर जो है सालिम अली के बारे में बताया है कि वह किस प्रकार पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर जो है अपने भीतर एक अलग ही प्रकार का रोमांच जो है फूटता महसूस करते थे। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। यानी एक प्रकार से यह जो है मिथक के रूप में है, यानी पूरा कथाओं के तत्वों के रूप में यहाँ शब्दार्थ दे रखा है, मिथक के रूप में है। ऐसे ही उन्होंने बताया है कि किस प्रकार पक्षियों की आवाज सुनकर अपने अंदर एक नए प्रकार का रोमांच जो है उत्पन्न करने वाले या रोमांच उत्पन्न होने वाले सालिम अली थे। ऐसा एहसास की ऐसी एक उबड़ खाबड़ जमीन, यानी अनुभव की ऐसी एक उबड़ खाबड़ जमीन सालिम अली थे। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक यानी चंचल और शरारती गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। यहाँ पर लेखक जो है भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार उन्होंने जो है वो कह रहे हैं कि इतिहास में पता नहीं कि कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी, पर आज भी उनकी उपस्थिति वहां पर देखी जा सकती है। आगे वह कहते हैं, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटना चक्र की याद दिला देगा। यानी यहाँ पर जो है लेखक बता रहा है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के भी जो सांवले सपनों की याद आज भी वृंदावन में बसी हुई है, उसी प्रकार जो है यहाँ पर आगे बताया जाएगा कि सालिम अली के सांवले सपनों की याद भी आज भी लेखक के मन में बसी हुई है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। यानी भगवान कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है कि आज चाहे भगवान श्री कृष्ण नहीं है, हर जगह ईश्वर मौजूद हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में थे वह आज वहां पर उपस्थित नहीं है, परंतु उन्होंने जो भी क्रियाएं की, जो भी क्रीड़ाएं की, वह सभी आज भी महसूस की जा सकती हैं सांवले सपनों की याद की तरह। हर शाम जो है सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा, तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। यानी साथियों, आज भी कहा जाता है कि वृंदावन में वाटिका में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग रास लीला रचाते हैं। इसीलिए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा, यानी शाम के समय सैलानियों, जो भ्रमणशील, जो सफर करने वाले जो लोग हैं, देखने वाले जो लोग आते हैं, उनको माली हिदायत देता है कि शाम के समय आप यहाँ न रहा करो या इस वाटिका में मत रहो, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचाते हैं। वो यहाँ पर आते हैं और गोपियों के संग रास लीला रचाते हैं। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? यानी वृंदावन के रग रग में जो है भगवान श्री कृष्ण का जादू छाया हुआ है, उनकी बांसुरी का जादू छाया हुआ है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। यानी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन के प्रति जो अगाध प्रेम था और वृंदावन का जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम है,
उस मिथक को जो है, मिथक यानी कहा गया जिसे हमारी जो है पौराणिक कथाओं के तौर पर तो है, किंतु जिसे किसी ने देखा नहीं है। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि उसी में एक नाम आता है सालिम अली का। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। शती यानी शतक तक, यानी 100 वर्ष तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बच रहे थे सालिम अली के। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि संभव हो सकता है कि उन्होंने बहुत ही लंबी लंबी यात्राएं की थी, तो लंबी यात्राएं करने से उनका शरीर थोड़ा कमजोर हो गया था और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। हिफाजत यानी सुरक्षा के प्रति। यानी सालिम अली जो हैं पक्षी प्रेमी थे और पक्षियों से उन्हें विशेष प्रकार का लगाव था और अंतिम समय तक वह पक्षियों की तलाश में घूमते रहते थे, फिरते रहते थे और उनकी हिफाजत के लिए वह पूर्ण रूप से समर्पित थे, अर्थात उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। यानी उनकी जब मृत्यु हुई उसके बाद ही उनके आंखों पर जो दूरबीन चढ़ी हुई थी, अर्थात वह गले में जो दूरबीन लटकाए रहते थे, वह उनकी मौत के बाद ही उतारी गई थी। आगे है उन जैसा बर्ड वाचर। बर्ड वाचर यानी पक्षियों के क्रियाकलापों को गहराई से देखने वाला शायद ही कोई हुआ हो। लेखक बता रहा है कि सालिम अली जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। यानी उनके नजरों में कुछ ऐसा जादू लेखक बता रहे हैं जो कि प्रकृति को अपने घेरे में बांधने जैसा प्रतीत होता था। क्षितिज वह एक काल्पनिक स्थान माना जाता है जहां पर धरती और आकाश दोनों मिलते हुए दिखाई प्रतीत होते हैं। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। कायल होना यानी प्रभावित होना। यानी सालिम अली प्रकृति के प्रभाव में नहीं आए, बल्कि प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने का उन्होंने प्रयास किया। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। पसरी यानी फैली थी। वह प्रकृति से लगाव करते थे। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी यानी अपने लिए उन्होंने बनाई थी और इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। जीवन साथी यानी उनकी पत्नी तहमीना ने जो है काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, अर्थात साथ पढ़ने वाली रही थी। आगे हैं अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे, यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से उन्होंने साइलेंट वैली को जो है रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए उनसे मिले थे। अर्थात इस गद्यांश में जो है सालिम अली के द्वारा पर्यावरण रक्षा के बारे में बताया जा रहा है कि वो केवल पक्षी प्रेमी ही नहीं थे, बल्कि पर्यावरण की रक्षा के प्रति भी वह पूर्ण रूप से सचेत थे और इसके लिए वह तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। यानी वह धरती से जुड़े हुए नेता थे। उन्हें पता था कि गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली जो बूंदें हैं उनका क्या महत्व है, उसके बारे में उन्हें जानकारी थी, क्योंकि वहीं से लोगों को खाद्य पदार्थ वगैरह उपलब्ध होता है। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी, अर्थात उनकी आंखें भीग गई थी जब सालिम अली ने
पर्यावरण के संभावित खतरों का चित्र उनके सामने रखा था और वह साइलेंट वैली को जो है रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का था। आज सालिम अली नहीं है, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है, और चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी यानी जो सुगंधित हो, जो मिट्टी की हल्की हल्की जो है महक, उसकी खुशबू पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। यानी चौधरी चरण सिंह जी जमीन से जुड़े व्यक्ति थे, तो वहां पर सालिम अली भी जो है पक्षी प्रेमी थे, पर्यावरण प्रेमी थे, पर्यावरण को बचाना चाहते थे। और यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि अब कौन बचा है जो खेतों में और गांव में सौंधी मिट्टी पर जो है उगी फसलों के बीच एक नए भारत का निर्माण करने का सपना देखेगा। अब दोनों ही नहीं बचे हैं। आगे हैं, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रेडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। यानी साथियों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम लिखा था फॉल ऑफ स्पैरो, यानी जो है उन्होंने पक्षियों के बारे में एक पुस्तक लिखी है। और जब इनके बारे में इन्होंने पढ़ा तो लेखक कह रहे हैं कि मुझे D.H. लॉरेंस की मौत के बाद जो है उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से उन्होंने अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। तो फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। यानी एक पक्षी जो कि गोरैया है उसके बारे में बताया है कि उन्होंने कहा, उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस ने, कि मुझसे ज़्यादा D.H. लॉरेंस के बारे में उनकी छत पर बैठने वाली एक गोरैया जो है अधिक जानती हैं, मुझसे भी ज़्यादा जानती हैं। ठीक है, आगे हैं, वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था, मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना अर्थात लागू करना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती हैं। यानी यहाँ पर लॉरेंस का जो है, फ्रीडा लॉरेंस का अपने पति D.H. लॉरेंस के बारे में बताना कि किस प्रकार उनसे ज़्यादा वह एक गोरैया जानती थी, यह स्पष्ट करता है कि उन्हें भी, वह भी जो है पक्षी प्रेमी थे, कितना पक्षियों से लगाव रखते थे। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही, और जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की राह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक यानी प्राकृतिक जिंदगी का जो है वह प्रतिरूप बन गए थे। यानी यहाँ पर सालिम अली को पक्षी प्रेमी बनने की प्रेरणा किससे मिली उसके बारे में बताया है कि किस प्रकार बचपन में जो है उनकी एयर गन से एक नीले कंठ की गोरैया जो है गिर पड़ी थी घायल होकर। उन्होंने उनकी सेवा की, शुश्रूषा की, और उन्हें उस गोरैया ने जिंदगी के नए नए रास्तों की खोज की तरफ वह उन्हें ले गई थी, और वो लॉरेंस की तरह जो है एक नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे डॉक्टर सालिम अली। ठीक है, आगे हैं, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। साथियों, यहाँ पर जो है लेखक सालिम अली को जो है एक टापू बनने की बजाय
एक अथाह सागर का प्रतिरूप मानता है। साथियों, सालिम अली जो हैं पक्षियों की खोज में किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं रहे थे। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया था। वे टापू की तरह नहीं बल्कि सागर की तरह खुले आचार विचार और सोच वाले थे। वे पक्षी, प्रकृति और जो है पर्यावरण के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, जिसके कारण यहाँ पर लेखक ने उन्हें एक अथाह सागर बनकर उभरने को कहा है, उनको माना है। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। यानी जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और यायावरी यानी घुमक्कड़ी स्वभाव जो घूमने वाले होते हैं, उनके स्वभाव से परिचित हैं, उन्हें आज भी वह सांवले सपनों की तरह याद आते हैं कि किस प्रकार वह अभी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ वापस लौट आएंगे और ऐसा लगता है कि अभी भी वह हमारे बीच में जीवित हैं। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना। यानी यहाँ पर पुनः अंत में लेखक ने व्यक्तियों से अपील की है कि हमें भी प्रकृति प्रेमी होना चाहिए, प्रकृति का आदर करना चाहिए, न कि उसका शोषण करना चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार जो है सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन जी द्वारा लिखित एक संस्मरण है, जो कि प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली को समर्पित किया गया है, अभी हमने पढ़ा है। सालिम अली जो हैं 1987 में उनकी मृत्यु के बाद जो है लेखक ने इनके बारे में लिखा, डायरी शैली में लिखा। और इसमें सालिम अली की मृत्यु से दुखी लेखक ने जो है अपने दुख और अवसाद को इस पाठ के रूप में व्यक्त किया है। और लेखक ने सालिम अली को पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ जो है पर्यावरण प्रेमी भी इस पाठ में बताया है, यह भी हमने अभी जान लिया है। ठीक है, इस प्रकार यह पाठ पूरा होता है। अब हम देखो, पाठ में दो चीजें बताई गई हैं, सालिम अली के बारे में और एक लॉरेंस के बारे में। तो इन दोनों के बारे में हम थोड़ा बहुत जीवन परिचय जानेंगे कि यह कौन थे। सबसे पहले सालिम अली, जिनके ऊपर ही यह पाठ आधारित है, प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी हैं यह सालिम अली। इनका जन्म हुआ था 12 नवंबर 1896 में, यानी 1896 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 20 जून 1987 यानी 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने जो है फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी हैं, जिसमें इन्होंने पक्षियों से संबंधित रोमांचक किस्से इनके संकलित हैं। एक गौरैया का गिरना शीर्षक से इनका हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। यह तो हुई सालिम अली के बारे में जानकारी। अब एक और पाठ में जिक्र हुआ है D.H. लॉरेंस का, वह भी जो है पक्षी प्रेमी थे। तो D.H. लॉरेंस जो है उनका जन्म काल 1885 से 1930, 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार यह माने जाते हैं। इन्होंने जो है कविताएं भी लिखी हैं, विशेषकर जो है प्रकृति संबंधी कविताएं इनकी उल्लेखनीय हैं। और प्रकृति से D.H. लॉरेंस का गहरा लगाव था और सघन संबंध भी थे। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है, जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं। वे यह भी मानते थे कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना जरूरी है, यानी प्रकृति से प्रेम करना जरूरी है। तो इस प्रकार हमने अभी सालिम अली और D.H. लॉरेंस के बारे में जान लिया। अब इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि इस पाठ से बनते हैं, इस पाठ में सालिम अली जी के बारे में बताया है, उनके पक्षी प्रेम के बारे में बताया है और उनके पर्यावरण प्रेम के बारे में भी बताया है। पहला जो प्रश्न बनता है, सालिम अली के पक्षी प्रेमी बनने वाली घटना का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो है सालिम अली के पक्षी प्रेमी बनने वाली घटना हम जानते हैं कि एयरगन से जो है उन एक गौरैया की मृत्यु हो गई थी, घायल हो गई थी, जिसका उन्होंने उपचार किया और वही गौरैया उन्हें
आगे बढ़ने की सीख देती रही। दूसरा प्रश्न, सालिम अली का यह सफर उनके दूसरे सफर से किस प्रकार भिन्न था? इसके बारे में भी लेखक ने बताया है कि यह जो अभी सफर है वह मृत्यु का सफर है। बाकी के जो सफर थे उनमें वह वापस लौटकर आते थे। ठीक है। तीसरा प्रश्न, सालिम अली चौधरी चरण सिंह से मिलने क्यों गए थे? इसका भी हमने अभी पाठ में पढ़ा था कि वह साइलेंट वैली को रेगिस्तान के झोंकों से बचाने के लिए एक प्रस्ताव लेकर पर्यावरण की रक्षा के लिए उनके पास गए थे। चौथा और अंतिम प्रश्न, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा का कथन मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं, क्या स्पष्ट करता है? यह उनका जो है पर्यावरण के प्रति प्रेम और पक्षियों के प्रति प्रेम को जो है स्पष्ट करता है। ठीक है साथियों, इस प्रकार यह पाठ पूरा हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पाठ को बनाने के लिए विशेष तौर पर NCERT की पाठ्य पुस्तकों और इंटरनेट का सहारा लिया गया है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और आपने भी बहुत ही मनोयोग के साथ सुना। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।